ऑल राइट, सो एरिक एरिक्सन वॉज बेसिकली एन आर्ट टीचर. ठीक है, साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा इनका लिंक नहीं था, ये आर्ट से लिंक थे. बट एना फ्रॉइड, जो कि सिगमंड फ्रॉइड की डॉटर हैं, उनके साथ इन्होंने पढ़ना जब शुरू किया, देन ही गॉट इंटरेस्ट इन टू साइकोलॉजी एंड ही फाइनली became a psychologist or you can say a psychoanalyst. इनका मेन फोकस, मतलब ये साइको एनालिसिस की ही फील्ड में इन्होंने स्टडी करी थी. लेकिन थोड़े से फ्रॉइड्स की कुछ कुछ चीज़ों के साथ इनको कंप्लेंट्स थी, ये क्रिटिसाइज करते थे, नहीं उसको एक्सेप्ट करते थे, जिसमें मेन था फ्रॉइड का एम्फेसिस ऑन सेक्स. यस, एनी प्रॉब्लम? ओके, सो फ्रॉइड का जो एम्फेसिस था सेक्स पर, वो इनको नहीं सही लगता था. सो ही ब्रोक दैट and he preferred instead to emphasize the social relationships that are important at every stage of life. So जैसे फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की, इनका मानना था कि जो हमारी सोशल रिलेशनशिप्स होती हैं अराउंड अस, विद आवर पेरेंट्स, विद आवर टीचर्स, विद आवर फ्रेंड्स, दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट throughout our life in the different stages of our life, and that is why his emphasis was on social relationships rather than sex. So he basically gave 8 psychosocial stages. So जब भी आप psychosocial stages की बात कर रहे हो, it should directly click to you that you are talking about Erik Erikson's stages. So 8 stages were given. The first stage is known as basic trust versus mistrust. थर्ड वाले आपको सेक्शन में दिखेगा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. ये इन्फेंसी में होती है 0 to 2 years के टाइम पर. अच्छा, जो एरिक्सन की थ्योरी है, इसमें आपको एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप दिखेगा जो हमारी अलग अलग एजेस पर एक अलग इंसान के साथ होता है. साथ ही एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन होता है बच्चे के माइंड में, जो वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही आंसर्स दैट. बेस्ड ऑन दैट आंसर एक वर्च्यू हमारे अंदर डेवलप होती है. अगर हम उस स्टेज को सक्सेसफुली क्लियर नहीं कर पाते हैं, सो वो वर्च्यू डेवलप हमारे अंदर नहीं हो पाती. सो अगेन द वेरी फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंसी. 0 to 2 years की, 0 से यूजुअली 2 years के आसपास तक चलती है ये. इसमें बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है. द स्टेज का नाम इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. यहाँ पर सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप इज विद द मदर. जो क्वेश्चन होता है कैन आई ट्रस्ट द वर्ल्ड, और वर्च्यू डेवलप होती है होप की. सो अगर बच्चा ये डेवलप करता है कि यस आई कैन ट्रस्ट द वर्ल्ड, सो एक होप डेवलप होती है बच्चे में. यहाँ पर डिपेंड किस चीज पर करता है इस आंसर का क्वेश्चन, वेदर द बेबी इज फीडेड प्रॉपरली और नॉट, या फिर द बेबी इज अबैंडन्ड. द सेकेंड स्टेज इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. दिस इज इन द अर्ली चाइल्डहुड which is 2 to 4 years. The significant relationship is with both the parents. The existential question is it okay to be me? यहाँ पर मेन जो होता है बच्चे का डेवलपमेंट, दैट इज रिलेटेड टू टॉयलेट ट्रेनिंग एंड क्लोथिंग देमसेल्व्स. जो वर्च्यू डेवलप होती है दैट इज विल. द थर्ड इज प्री स्कूल एज विच इज from 4 to 5 years old. It is from 4 to 5 years of age. The stage is known as initiative versus guilt. So the crisis that the child faces is initiative versus guilt. The significant relationship is with the whole family at this stage. The existential question that arises is it okay for me to do, move and act? So can I take initiatives or should I not? Examples are, in this a child actually explores their world using different tools by making arts, using toys, playing with friends, etc. The virtue that develops is purpose. The fourth stage is when a child is in the school age. The age is 5 to 12 years. The crisis or the name of the stage is industry versus inferiority.
The significant relationship is with neighbors and school. School में आपके teachers, friends, everyone. The existential question is, can I make it in the world of people and things? And the examples, they answer this question by their involvement in school and in sports. The virtue that develops is competence. The next stage is in the adolescence, 13 to 19 years. The crisis that they face is identity versus role confusion. The significant relationship is with peers and role models, and the existential question is, who am I and who can I be? मैं कौन हूँ और मैं क्या बन सकता हूँ? The answer that they get to this question is by their social relationships, and the virtue that they develop is fidelity. Next is early adulthood. It is from around 20 years to 40 years of age. The crisis that they face is intimacy versus isolation. The significant relationship is with friends, mainly close friends, and partners. The existential question that they face is, can I love? And the answer is resolved by their romantic relationships, their experiences in romantic relationships. The virtue that develops at this point is of love. The next is adulthood, 40 to 64 years of age. Psychological crisis is generativity versus stagnation. The significant relationship is with household and workmates. So household as in the kids, the wife, और भी जो भी घर में लोग हैं, all those, and workmates. The existential question here is, can I make my life count? The answer is resolved via their experiences in their work and their parenthood. So along with the जो भी relationship उनकी अपने बच्चों के साथ रहेगी, based on that. And the virtue that develops at this age is care. Next is the last stage, maturity. Maturity के उसमें होती है ये. So it is 65 to above. Old age भी बोलते हैं maturity की जगह. Actually mainly old age use होता है. The crisis that they face is ego integrity versus despair. The existential question is it okay to have been me? So यहाँ पर main question ये रहता है कि was my life worth it? मैंने कुछ किया भी अपनी लाइफ में. So basically they look back to their life and they decide whether it was worthwhile or not. So yeah, they do this by the answer is resolved by their own reflection on their life. And the virtue that they develop is wisdom. अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में एक बार देख लेते हैं सारी स्टेजेस को. So trust versus mistrust, आपको एक बेसिक मिल गया. This table will be helpful for you जब आप एग्जाम से पहले आपको जल्दी वाला रिवाइज करना होगा. अभी I'll go through all these stages डिटेल में, ठीक है, but this table will be helpful वो एक क्विक रिविजन में. Okay, so trust versus mistrust. This was the first stage in Erik Erikson's theory of psychosocial development. This stage begins at birth and continues to approximately 18 months of age. Usually birth पर ये start होती है और 18 months की age तक it continues. During this stage, the infant is uncertain about the world in which they live and look towards their primary caregiver for stability and consistency of care. So इस स्टेज में जो इन्फेंट होता है उसको अपने वर्ल्ड के बारे में कुछ पता नहीं होता है एंड इज अनसर्टेन कि मैं ट्रस्ट कर भी सकता हूँ इस दुनिया पर या नहीं, ठीक है. एंड ये आंसर उनको मिलता है अपने प्राइमरी केयर गिवर से, जिसमें मेनली हम मदर की बात करते हैं, फॉर स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ केयर. सो जो केयर मिल रही है वो कितनी स्टेबल फॉर्म में मिल रही है और कितनी कंसिस्टेंटली मिल रही है, दैट इज वॉट the trust versus mistrust depends on that. If the care the infant receives is consistent, predictable and reliable, they will develop a sense of trust which will carry with them to other relationships and they will be able to feel secure even when threatened. So अगर बच्चे को बचपन में
स्पेशली मदर से जो केयर मिल रही है वो कंसिस्टेंट है, प्रिडिक्टेबल है और रिलायबल है. प्रिडिक्टेबल एज इन कि जब बच्चे ने प्रिडिक्ट किया था कि हाँ माय मदर विल होल्ड मी, और मदर ने एक्चुअली होल्ड किया, सो प्रिडिक्टेबल है, कंसिस्टेंट है और रिलायबल है, तो इनको एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होता है. और यही सेंस ऑफ ट्रस्ट वो अपनी आगे की रिलेशनशिप्स में भी कैरी करते हैं. और उनको सिक्योर फील होता है जब वो थ्रेटेंड सिचुएशंस में है, दे आर थ्रेटेंड बाय लाइफ, बाय रिलेशनशिप्स, दे स्टिल फील सिक्योर, क्योंकि वो बचपन में ही उनको मिला था. सो दे कैरी दिस थ्रू आउट देयर लाइफ इन ऑल ऑफ देयर रिलेशनशिप्स. If these needs are not consistently met, mistrust, suspicion and anxiety may develop. So अगर ये नीड्स नहीं डेवलप हो पाती हैं या फिर कंसिस्टेंटली नहीं मीट होती हैं, तो बच्चा यूजुअली एक मिसट्रस्ट डेवलप करता है या बहुत सस्पिशन सा रहता है उसको चीज़ों को लेकर के, और एंजाइटी भी डेवलप हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस. If the care has been inconsistent, unpredictable, and unreliable, then the infant may develop a sense of mistrust. Sorry, this line is repeated. In this situation, the infant will not have confidence in the world around them and in their ability to influence events. तो ऐसे अगर ऐसा होता है तो जो बच्चा है वो अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं कर पाता, अपने आसपास की सराउंडिंग्स पे, अपने वर्ल्ड पे एक ट्रस्ट नहीं डेवलप होता, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, और खुद की एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता कि हम कुछ कर पाएंगे लाइफ में. सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ होप. तो अगर इस स्टेज में सक्सेस मिलती है तो एक होप डेवलप होती है. द वर्च्यू दैट दे डेवलप इज hope. By developing a sense of trust, the infant can have hope that as new crises arise, there is a possibility that other people will be there as a source of support. So अगर sense develop होता है तो infant के अंदर एक hope रहती है कि कभी life में problem आएगी तो possibility है, yes there is, चाहे बहुत कम हो but hope है कि कोई और मुझे सपोर्ट कर सकता है. आई विल हैव सोर्स ऑफ सपोर्ट. फेलिंग टू एक्वायर द वर्च्यू ऑफ होप विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ फियर. और अगर होप नहीं डेवलप हो रही है तो फियर डेवलप होगा, एक डर रहेगा. दिस इन्फेंट विल कैरी द बेसिक सेंस ऑफ मिसट्रस्ट विद देम टू अदर रिलेशनशिप्स. बाकी रिलेशनशिप्स में भी एक मिसट्रस्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. इट मे रिजल्ट इन एंजाइटी, heightened insecurities and over feeling of mistrust in the world around them. So as a result anxiety may develop, insecurities बढ़ सकती हैं and an over feeling of mistrust. Okay, और आसपास के world पर एक mistrust सा develop होता है. The next is autonomy versus shame and doubt. Autonomy versus shame and doubt is the second stage of Erikson's stages of psychosocial development. This is the second stage. This stage occurs between the ages of 18 months to approximately 3 years. According to Erikson, children at this stage are focused on developing a sense of personal control over physical skills and a sense of independence. So, बच्चों का मेन फोकस होता है कि एक अपने आसपास की चीज़ों पर, अपनी स्किल्स पर एक पर्सनल कंट्रोल डेवलप हो. वो कंट्रोल आता है तो एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस होता है कि हाँ मैं खुद भी चीज़ें कर सकता हूँ. सो ऐसे बच्चा खुद से चीज़ें करता है, खुद से चम्मच से खाएगा, खुद से चलने की कोशिश करेगा. ठीक है, सो खुद से करना है. सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ विल. अगर सक्सेस मिलती है तो विल की वर्च्यू डेवलप होती है. If children in this stage are encouraged and supported in their increased independence, they become more confident and secure in their ability to survive in the world. तो फिर अगर बच्चों को इस टाइम पे इंकरेज किया जाता है कि हाँ बेटा अपने आप करो, सपोर्ट किया जाता है, या फिर बच्चे कोई चीज़ अपने आप से करना चाहते हैं तो उनको उस चीज़ का इंडिपेंडेंस दिया जाता है कि हाँ बेटा अपने आप करो, तो उनको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक सिक्योरिटी डेवलप होती है कि हाँ मैं खुद से इस वर्ल्ड में सरवाइव कर सकता हूँ.
अगर बच्चों को ऑन दी अदर हैंड या तो क्रिटिसाइज किया जाता है या बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है, या फिर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो खुद से काम कर सकें, छोटी छोटी एक्टिविटीज खुद से कर सकें, तो उनको लगता है कि आई एम नॉट केपेबल इनफ या आई डोंट हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड ऑल बाय माई सेल्फ. सो एक इनएडुकेसी वाली फीलिंग आएगी एंड मे देन बिकम ओवरली डिपेंडेंट अपॉन अदर्स. सो ऐसे बच्चे यूजुअली ओवरली डिपेंडेंट होते हैं अदर्स पे, बहुत डिपेंडेंट रहते हैं ये लोग, इंडिपेंडेंट नहीं होते. दे ऑल्सो लैक सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम कम होगी बिकॉज ऑब्वियसली अगर खुद पर ट्रस्ट नहीं है, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी. एंड फील अ सेंस ऑफ शेम और डाउट इन देयर एबिलिटीज. खुद को देख करके लगेगा कि मेरे अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, शेम और डाउट डेवलप होगा. यस, सॉरी, एज ग्रुप it is I think 18 months to 3 years. Yes, 18 months to 3 years approximately. इसको देखो, एजेस को लेके कंफ्यूज मत होना, बिकॉज आप हर बुक में जब भी देखोगे आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे एजेस दिखेंगी. इनफैक्ट जो अभी मैंने ये टेबल दिखाई थी इसमें भी यहाँ पर 2 years है और सेकेंड वाली स्टेज इज 2 to 4 years और वहां पर इट इज 18 months to 3 years. सो हाँ, सो हर जगह थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, हर बुक में आपको अलग मिलेगा. द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस एज वाला. वो एक बेसिक होना चाहिए कि हाँ ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है. ठीक है. द नेक्स्ट स्टेज इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. Initiative versus guilt is the third stage of Erik Erikson's theory of psychosocial development. So this is the third stage. During the initiative versus guilt stage, children assert themselves more frequently. So assertion वाली feeling या assertion वाली activities ज़्यादा frequently करते हैं stage में बच्चे. Children begin to plan activities, make up games and initiate activities with others. तो अलग अलग एक्टिविटीज प्लान करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सेम एज अपने पीयर्स के साथ, अलग अलग गेम्स खेलने हैं, नए गेम्स बनाने हैं और इनिशिएट करनी है एक्टिविटीज कि चलो आज हम क्या ऑफिस खेलते हैं, डॉक्टर खेलते हैं. ठीक है. If given this opportunity, children develop a sense of initiative and feel secure in their ability to lead others and make decisions. अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है इनिशिएटिव लेने की among their peers या फिर पेरेंट्स से, इनिशिएटिव लेने की अगर हाँ, सो अगर वो लोग ऐसे इनिशिएट कर पाते हैं, एक्टिविटीज को प्लान कर पाते हैं, गेम्स खेल पाते हैं, तो मन में एक वो वाली फीलिंग आती है कि हाँ मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, मैं दूसरों को लीड कर सकता हूँ, आई कैन टेक डिसीजन इन माई लाइफ. Conversely, if this tendency is crushed either through criticism or control, children develop a sense of guilt. लेकिन अगर इस टेंडेंसी को क्रश कर दिया जाता है either by peers or by parents, तो एक क्रिटिसिज्म या कंट्रोल की हेल्प से तो फिर बच्चे गिल्ट डेवलप करते हैं अपने अंदर. उनको लगता है कि आई कैन नॉट डू दिस, नहीं कर सकता, और गिल्टी फील होता है. द चाइल्ड विल ऑफन ओवरस्टेप द मार्क इन हिज फोर्सफुलनेस एंड द डेंजर इज दैट द पेरेंट्स विल टेंड टू पनिश द चाइल्ड एंड रिस्ट्रिक्ट हिज इनिशिएटिव्स टू मच. सो पेरेंट्स बच्चों के इनिशिएटिव्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. Too much guilt can make the child slow to interact with others and may inhibit their creativity. तो क्योंकि गिल्ट आ गया है तो क्या होगा, बच्चे दूसरों से उतना जल्दी इंटरैक्ट नहीं करेंगे और उनकी क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं इनहिबिट हो जाएगी. Some guilt is of course necessary, otherwise the child would not know how to exercise self control or have a conscience. हालांकि थोड़ा बहुत गिल्ट हर बच्चे के मन में होना चाहिए सो दैट बच्चे को, किसी भी इंसान को एक सेल्फ कंट्रोल वाली फीलिंग आए और एक कंसाइंस हो. यस, हाँ जी, एक सेकेंड, सॉरी. A healthy balance between initiative and guilt is important. So इस स्टेज पे इम्पोर्टेंट होता है कि एक बैलेंस बन जाए
इनिशिएटिव और गिल्ट के बीच में। मतलब बहुत ऐसा भी नहीं है कि गिल्ट बिल्कुल ना हो बच्चे के अंदर, क्योंकि अगर गिल्ट नहीं होगा तो फिर हमें कभी भी अपनी गलती नहीं महसूस होगी कि हमने यहाँ पर गलती करी है, ठीक है। सो और एंड वी विल डू द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, सो a bit of guilt is also necessary. So at this stage it is important that a child develops a healthy balance between initiative and guilt. Success in this stage will lead to the virtue of purpose, while failure results in a sense of guilt. तो अगर सक्सेस मिलती है इस स्टेज पर, तो बच्चा वर्च्यू जो डेवलप करता है दैट इज पर्पस, और अगर फेलियर मिलता है, सक्सेस नहीं मिलती, तो एक गिल्ट बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो जाती है। ऐसे लोगों को फिर हर बात पर गिल्टी फील होता है, बहुत छोटी छोटी चीजों, हर चीज में अपनी गलती दिखती है। Next stage is industry versus inferiority. Erikson's fourth psychosocial crisis involving industry, which is basically competence versus inferiority, occurs during childhood between the ages of 5 to 12, and this age range may vary. Children at this stage where they will be learning to read and write, to do sums, to do their own things. बच्चे इस टाइम पर उस स्टेज में होते हैं जहां पर वो लिखना और पढ़ना सीखते हैं, सम्स करते हैं और खुद से और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है। दे स्टडी, दे प्ले एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. टीचर्स बिगिन टू टेक एन इम्पोर्टेंट रोल in the child's life as they teach the child specific skills. टीचर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है at this stage of life, क्योंकि वो लोग उनको बहुत सारी skills सिखा रहे होते हैं. It is at this stage that the child's peer group will gain greater significance and will become a major source of the child's self-esteem. इस स्टेज में बच्चों के जो peers होते हैं या फिर सेम एज वाले जो बच्चे होते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो बच्चे की सेल्फ एस्टीम को डेवलप करने में हेल्प कराते हैं. द चाइल्ड नाउ फील्स द नीड टू विन अप्रूवल बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज दैट आर वैल्यूड बाय सोसाइटी एंड बिगिन टू डेवलप अ सेंस ऑफ प्राइड इन देयर अकम्प्लिशमेंट्स. यहाँ पर फिर दोस्तों का, टीचर्स का, पेरेंट्स का अप्रूवल जरूरी हो जाता है, मिलना चाहिए अप्रूवल. अगर अप्रूवल मिलता है तो एक कॉम्पिटेंसी वाली फीलिंग आती है कि हाँ मैं चीजें ठीक तरह से कर रहा हूं, और इन्हीं चीजों से उनके अंदर अकम्प्लिशमेंट, प्राइड वाली फीलिंग डेवलप होती है. If children are encouraged and reinforced for their initiative, यानी कि बच्चों को अगर encourage किया जाएगा, which actually encouragement also works as a reinforcement only, बट फिर भी इंकरेज किया जाएगा और रीइंफोर्स किया जाएगा. उनको आप प्राइजेस दोगे, गिफ्ट्स दोगे, ठीक है, उनको अप्रिशिएट करोगे इसमें उनके इनिशिएटिव को लेकर, तो उनको इंडस्ट्रियस वाली फीलिंग आएगी, यानी कॉम्पिटेंट वाली फीलिंग आएगी कि यस आई एम कॉम्पिटेंट इनफ to do things in my life, and they feel confident in their ability to achieve goals. उनको confidence आएगा कि हाँ जो गोल मैं बनाता हूँ मैं उनको अचीव कर सकता हूँ लाइफ में. If their initiative is not encouraged, if it is restricted by parents or teachers, then the child begins to feel inferior, doubting his own abilities and therefore may not reach his or her potential. तो अगर इनिशिएटिव को इनकरेज नहीं किया जाता है या फिर पेरेंट्स और टीचर्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसको, तो बच्चा इंफीरियर फील करना शुरू करता है और वो खुद की एबिलिटीज को डाउट करने लगता है. उसको लगता है कि नहीं मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाऊंगा, और इसी वजह से अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाते बच्चे, मतलब जितना कर सकते हैं. बेसिकली अगर पहले ही वो फीलिंग आ गई कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो एफर्ट्स भी फिर उस लेवल के नहीं लग पाते हैं, तो हाईएस्ट पोटेंशियल जो है वो अचीव नहीं हो पाता. If the child cannot develop the specific skill they feel society is demanding, then may develop a sense of inferiority. अगर ये कोई भी एक स्किल नहीं, कोई स्पेसिफिक स्किल बच्चे नहीं डेवलप कर पाते, तो उनको ये लगता है कि सोसाइटीज आर वेरी डिमांडिंग, और उनके मन में एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी आ जाती है. सम फेलियर में बी नेसेसरी सो दैट द चाइल्ड कैन डेवलप सम मॉडेस्टी, लेकिन
अगेन जैसे कि वहां पर था कि थोड़ा सा गिल्ट जरूरी होता है, वैसे ही थोड़ा सा फेलियर भी जरूरी होता है लाइफ में, बिकॉज फिर अपने अंदर एक मॉडेस्टी वाली फीलिंग आती है, वरना लगता है कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा प्राइड वाली फीलिंग हो जाती है, विच इज नॉट हेल्दी. So again, a balance between competence and modesty is necessary. Success in this stage will lead to the virtue of competence. अगर success मिलती है तो competence की virtue develop होती है. Next stage is identity versus role confusion. This is a major stage of development where the child has to learn the roles he will occupy as an adult. नाउ इस स्टेज को एक स्पेसिफिक फोकस दिया गया है, ऐसा माना गया है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन एनी पर्सनस लाइफ, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा अपने उन रोल्स को समझ पाता है जो उसको अपनी अडल्ट लाइफ में लेने पड़ेंगे. It is during this stage that the adolescent will re-examine his identity and try to find out who he or she is. ठीक है, तो बच्चे अपनी आइडेंटिटी को री एग्जामिन करना शुरू करते हैं कि मैं हूं कौन, आखिर हु एम आई, हाउ टू डिफाइन माई सेल्फ, वॉट आर माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. ठीक है, सो एक वो सेल्फ एनालिसिस वाला, सेल्फ एग्जामिनेशन वाला स्टेज आता है और बच्चे ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मैं एग्जैक्टली हूं कौन. Erikson suggests that the two identities are involved are the sexual and the occupational. So आपकी sexual identity क्या है and आपकी occupational identity क्या है, ये दोनों चीजें भी बहुत important, मतलब ये दोनों main two identities form हो पाती हैं. Success in this stage will lead to the virtue of fidelity. Fidelity involves being able to commit oneself to others on the basis of accepting others even when they may be ideologically different. Sorry, just a second. Fidelity involves being able to commit oneself to others on the basis of accepting others even when they may be आइडियोलॉजिकली डिफरेंट. इसमें तो होता है दूसरों का काम आना ना. हाँ, सो वो कहना चाह रहे हैं कि कमिट वन सेल्फ टू अदर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टिंग. दूसरों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे वो हैं, स्टिल वी आर लाइक बीइंग वेलकमिंग और उनको हेल्प कर रहे हैं, और जबकि हमारे आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है. बट explore possibilities and begin to form their own identity based upon the outcome of the अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं. इस स्टेज में आइडेंटिटी का होता है ना, आइडेंटिटी फॉर्मेशन है, इसमें हेल्प वाला नहीं है. रोल कंफ्यूजन हो जाता है अगर नहीं हम दिस पर्टिकुलर स्टेज. सो इस स्टेज पर बच्चा ये देखता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता हूँ. व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माई वीकनेसेस, हु एम आई, हु कैन आई बी, हु कैन आई बिकम. सो अगर बच्चे के पास एक बहुत, बच्चा भी नहीं इस टाइम पे बड़े हो जाते हैं, सो एक बहुत क्लियर उनके पास बाउंड्रीज होती हैं कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, इस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ अपनी लाइफ में. तो एक रोल आपका स्पेसिफाई हो जाता है, ओके दिस इज माई रोल टुवर्ड्स द वर्ल्ड, टुवर्ड्स सोसाइटी, इन अदर पीपल्स लाइफ, अपने पेरेंट्स के लिए. और अगर नहीं जान पाते हैं कि यार हमें करना क्या है अपनी जिंदगी में, तो एक रोल कंफ्यूजन हो जाता है. यहाँ पर ये भी होता है कि कई बार हमारी लाइफ में कोई आइडियल है जिसको हम फॉलो करते हैं, मान लो महात्मा गांधी है, बट मेरी आइडियोलॉजी उनसे नहीं मिलती है. सो उसमें भी रोल कंफ्यूजन आता है कि दैट पर्सन इज माई आइडियल बट मेरी और उनकी थिंकिंग इज सो डिफरेंट, हाउ कैन इट बी. ठीक है, सो वो कंफ्यूजन मे एग्जिस्ट. Role confusion involves the individual not being sure about themselves or their place in society. So yeah, role confusion is कि नहीं समझ पाना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है और मेरा रोल क्या है सोसाइटी में, what is my purpose of existence in this world, in this society. This is what I understand from this particular stage. ठीक है. In response to role confusion or identity crisis, an adolescent may begin to experiment with different lifestyles. तो जिन लोगों को रोल कंफ्यूजन या आइडेंटिटी क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है, वो लोग अलग अलग लाइफस्टाइल्स में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. ठीक है. Also, pressuring someone into an identity can result in rebellion in the form of establishing a negative identity, and in addition to this, feeling of unhappiness.
अगर कभी पेरेंट्स ने किसी बच्चे को फोर्स किया है या प्रेशर किया है कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ, तो एक रिबेलियस सी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, अपने लिए एक नेगेटिव आइडेंटिटी हो जाती है, अपने लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है, और ऑब्वियसली देयर इज अ फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस आल्सो। द नेक्स्ट इज यस, नहीं ये अच्छा नहीं है। एज इन, मान लो मुझे लाइफ में साइकोलॉजिस्ट बनना था, बट मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया कि नहीं, साइकोलॉजी गया भाड़ में, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, हम तो वही कराएंगे। हाँ तो उस बेटा ऐसे भी तो समझो ना कि हमारे करियर डिसीजंस काफी पहले भी शुरू हो जाते हैं। इट इज नॉट जस्ट इन 11th-12th में आकर के एक मन में माइंडसेट होता है। ठीक है, एक छोटा बच्चा टीवी देख करके स्पेस की चीजें चल रही है, बोलता है कि पायलट बनना है, और पेरेंट्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके बोले नहीं बन सकते, नहीं करना। सो एक्स्ट्रा प्रेशराइजिंग टुवर्ड्स समथिंग इज ऑल्सो, ये एट द एज ऑफ 5 नहीं है, ये 6th स्टेज है बेटा, ये बहुत बड़े होके, सॉरी 5th स्टेज है, काफी बड़े हो जाते हैं इस टाइम पे बच्चे। हाँ, सो 5 to 12, हाँ सॉरी 13 to 19 की एज है ना। हाँ, सो इस टाइम पे काफी बड़े होते हैं। एक सेकेंड, और भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मुझे पता नहीं चला कब आए हैं, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ क्या क्या आया है। द लास्ट रिकॉर्डिंग, नो रिया, दैट विल नॉट इफेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, दैट वाज टिपिकली अबाउट फ्रॉइड, द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दैट फ्रॉइड हैव गिवन। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक्स ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस इन अर्लियर क्लासेस ऑल्सो, बट anyhow if you even don't know anything about psychosexual stages, यहाँ पे ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। या सो स्टेज 6, दिस इज intimacy versus isolation. Intimacy versus isolation is the 6th stage of Erik Erikson's theory of psychosocial development. This is the 6th stage. This stage takes place during young adulthood between the ages of approximately 18 to 40 years. During this period, the major conflict centers on forming intimate, loving relationships with other people. So this is the time where people usually fall in love, they try different relationships, or they get into one relationship, ठीक है, and the experiences in that relationship or the various relationship that a person इस टाइम पर जिनमें भी एंटर करता है, that is the main focus of this stage, and what virtue will the person develop depends on these relationships, and not just actually intimate relationships, it's about friendships also. During this period, we begin to share ourselves more intimately with others. We explore relationships leading toward longer term commitments with someone other than a family member. So family members के सिवा हम कुछ लोगों से relationships form करते हैं, and we look towards having a long term commitment with them. Successful completion of this stage can result in happy relationships and a sense of commitment, safety and care within a relationship. So अगर सक्सेसफुली कंप्लीट होती है ये स्टेज, सक्सेस मिलती है, तो एक हैप्पी रिलेशनशिप वाली फीलिंग आती है, खुद पर भी ट्रस्ट डेवलप होता है, दिस इज व्हाट आई फील, दूसरों पर भी ट्रस्ट डेवलप होता है, एक सेंस ऑफ कमिटमेंट आता है कि यस आई कैन कमिट टू पीपल, एक सेफ्टी वाली फीलिंग डेवलप होती है, और केयर ऑल्सो. Avoiding intimacy, fearing commitment and relationships can lead to isolation, loneliness and sometimes even depression. So अगर intimacy को avoid कर देता है इंसान, commitment से डरता है, relationship से डरता है, उनसे भागता है, उनको escape करता है, तो this can lead to isolation in life, loneliness, and because isolation and loneliness are very strongly related to, positively related to depression, so yes, also sometimes depression. Success in this stage will lead to the virtue of love. अगर सक्सेस मिलती है इस स्टेज में, तो द वर्च्यू ऑफ लव डेवलप्स. नेक्स्ट इज जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन. Generativity versus stagnation is the 7th
of the 8 stages of Erik Erikson's theory of psychosocial development. Psychosocial development की 7th stage है generativity versus stagnation. Usually ये 40 to 65 years की age में आती है, which is the middle adulthood. Generativity refers to making your mark on the world through creativity or nurturing things that will outlast an individual. So generativity में क्या होता है? It refers to making your mark, मतलब दुनिया पर अपना एक छाप छोड़कर जाना, ऐसे समझो. And creating or nurturing things that will outlast an individual. So yes. अच्छा, okay. मुझे लगा किसी ने मैम बोला. So it is at this stage, generativity also refers to having children, raising them up, and things regarding that. People experience a need to create or nurture things that will outlast them, often having mentees or creating positive changes that will benefit other people. So career wise, personal life में with children and in the society also, positive changes लाना, अपना mark छोड़ना, अपनी छाप छोड़ना कि मैंने ये किया है, things that will outlast, मतलब हमारे जाने के बाद भी जो चीजें इस दुनिया में रहेंगी, that refers to generativity. We give, yes, right, right, yes, right. हाँ जी, देखो, ये जब थ्योरी डेवलप हुई है, काफी पहले हुई है, और एरिक्सन ने अपने अकॉर्डिंग लिखी है, ठीक है. जितना मैंने इन चीजों को पढ़ा है, आई हैव रियलाइज्ड कि इट इज नॉट कंपल्सरी कि सबको ये स्टेजेस ऐसे ही रीच हों. Everyone has a different experience. I may have intimacy versus isolation and generativity versus stagnation साथ में also. ठीक है. दिस इज वॉट आई फील, बिकॉज वर्च्यूज डेवलप हो रही हैं, वो दो वर्च्यूज साथ में भी डेवलप हो सकती हैं, समझ रहे हो आप. बट दिस इज वॉट वी आर रीडिंग इज एरिक्सन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अ चाइल्ड डेवलप्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. ठीक है. सो ऑब्वियसली दिस इज वेरी ऑब्वियस कि आपको लगे कि नहीं यार, इस एज में नहीं, इस एज में होता है, या इस स्टेज में नहीं, उस स्टेज में होता है. ऑब्वियसली आते हैं वो चीजें, सबका अपना एक्सपीरियंस लाइफ का अलग होता है. ठीक है ना. वी गिव बैक टू सोसाइटी थ्रू, अच्छा, ऑल्सो अब जैसे ये गिविंग बैक टू सोसाइटी वाली बात है, दिस इज वेरी स्ट्रांगली रिलेटेड टू जनरेटिविटी. तो यूजुअली 40 years तक वी आर मोर टुवर्ड्स कि पहले खुद को बिल्ड कर लूं, पैसे इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, बच्चों को पाल लें. अब जब वो सब हो गया, ठीक है, मतलब वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो गई तो टुवर्ड्स फैमिली की तरफ, एंड 40 तक यू आर अर्निंग अ लॉट, मतलब या फिर इतना कि यू कैन गिव इट बैक टू सोसाइटी, तो वो वाली फीलिंग ज्यादा स्ट्रांगली भी डेवलप होती है. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, राइट. हाँ, सोशल वर्क, या हाँ, सोशल वर्क एंड ऑल सिनेरियो, या अहेड, या गिविंग. हाँ, मे हैपन, या फिर हो सकता है कि किसी के में पहले ना आए, किसी के में थोड़ा जल्दी आ जाए. सो अगर 40s में मानो, सो आज के टाइम में पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग, who have the potential, they start earning very good by the age of 30 itself, 30-32. ठीक है, जो लोग एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं, या फिर बहुत अच्छे अच्छे उनको जॉब्स मिल जाए या कुछ. सो 30-32 तक अगर वो रीच हो गया, सो प्रोबेबली जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन तब से ही स्टार्ट हो जाएगा.
सो वही है, इट डिपेंड्स कि कब क्या आपकी लाइफ में हो रहा है. सो अगेन एवरीवन हैज अ डिफरेंट टाइमलाइन. साइकोलॉजिकल टाइम. हाँ, so we give back to society through raising our children, being productive at work and becoming involved in community activities and organizations. So NGOs में part लेना, social works करना. Through generativity we develop a sense of being a part of the bigger picture. So एक bigger picture का हम part बनने की कोशिश करते हैं. Success leads to feelings of usefulness. नहीं, I told you, हाँ हाँ, that is why I said कि it is about kids also. Success leads to feelings of use, but then again it also depends कि अब इंडिया में अब तो खैर सब everyone gets married after 25-26 also, but अगर पहले देखे तो उनके तो I think 40 तक तो बहुत बड़े बड़े बच्चे हो गए होते. So raising kids वाला होता ही नहीं, जब पहले 18-19 में ही शादी हो जाती थी. Exactly. हाँ, सो सेल्फ से हटकर, एग्जैक्टली सेल्फ से हटके इट्स अबाउट फैमिली. या वही ना, अपना मार्क छोड़कर जाना, अपनी छाप छोड़कर जाना, चाहे वो किड्स, चाहे वो आपकी फैमिली पर्सनल लेवल पर हो, इंटरपर्सनल लेवल पर हो, सोसाइटल लेवल पर हो, करियर लेवल पर हो, अपना छाप छोड़ना चीजों पर. Success leads to feelings of usefulness and accomplishment, while failure results in shallow involvement in the world. So अगर success मिलता है तो लगता है कि हाँ मैं कुछ काम का हूँ, I am worthwhile to this world, और एक accomplishment वाली feeling आती है. लेकिन अगर failure मिलता है तो world में involvement बहुत कम हो जाता है, इंसान अपने आप को थोड़ा सा खिंचा खिंचा सा महसूस करने लगता है, थोड़ा दूर हो जाता है. By failing to find a way to contribute, we become stagnant and feel unproductive. हमें लगता है we are unproductive और stagnant. Stagnant water होता है ना, एक जगह रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता. So वैसे ही हम अपने आप को feel करते हैं. These individuals may feel disconnected or uninvolved with their community and with society as a whole. ऐसे लोग disconnected, uninvolved feel करते हैं community से या हो जाते हैं, and with the society as a whole. Success in this stage will lead to the virtue of care. अगर सक्सेस मिलती है तो केयर की वर्च्यू डेवलप होती है. Ego integrity versus despair. This is the last stage. This is beyond the age of 65 and above. Usually अगर बहुत ही typical sense में बोलूँ तो after retirement वाली एज, जब सब कुछ खत्म हो गया, अब लाइफ में कुछ नहीं बचा. Ego integrity versus despair is the 8th and final stage of Erik Erikson's stage theory of psychosocial development. This stage begins at approximately age 65 and ends at death. It is during this time that we contemplate our accomplishments and can develop integrity if we see ourselves as leading a successful life. तो हम लोग यूजुअली इस पॉइंट पर मुड़ करके अपनी लाइफ को वापस से देखते हैं कि हमने लाइफ में किया क्या क्या है. वी कॉन्टेम्पलेट आवर अकम्पलिशमेंट्स, हमने क्या क्या अचीव किया है इस लाइफ में, ठीक है, कितनी सक्सेस मिली, कितनी नहीं मिली, और एक इंटेग्रिटी मिलती है कि हाँ एक सक्सेसफुल लाइफ मैंने कुछ तो किया है जिंदगी में, एक सक्सेसफुल लाइफ वाली फीलिंग आती है. Erikson described ego integrity as the acceptance of one's one and only life cycle as something that had to be. So एक acceptance होता है खुद का और अपनी life का. And later as sense of coherence and wholeness, एक completeness वाली feeling आती है कि completeness वाई कि पर्सनल इंटरपर्सनल लाइफ में, करियर वाइज, सोसाइटी के सेंस में, सोशल सेंस में सब कर लिया. So now I have fulfilled everything that I was born to do, and it's complete now. It's done. As we grow older and become senior citizens, we tend to slow down our productivity and explore life as a retired person. So usually productivity इस time पे slow down हो जाती है, धीरे धीरे रुक भी जाती है, and हम अपनी life को as a retired person explore करना शुरू करते हैं. Erik Erikson believed if we see our lives as unproductive, feel guilt about our past, or feel that we did not accomplish our life goals, we become dissatisfied with life and develop despair, often leading to depression and hopelessness.
तो एरिक एरिक्सन मानते थे कि अगर हमें अपनी लाइफ अनप्रोडक्टिव सी फील होती है कि मैंने लाइफ में कुछ खास नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया, बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाया, सो एक गिल्ट डेवलप होता है अपने पास्ट को लेकर, और लगता है कि हमने लाइफ गोल्स नहीं अकम्प्लिश करे, हमने कुछ किया नहीं, डिससैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग होती है लाइफ से, खुद से, और डिस्पेयर डेवलप हो जाता है. दिस कैन ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन एंड होपलेसनेस इन लाइफ. यस, हाँ, बट हाँ, आई अंडरस्टैंड. हाँ, हो सकता है. दैट इज व्हाई आई सेड, सी, मिड लाइफ में जो होता है, जब क्राइसिस होता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी मेरी लाइफ बची है. द ओनली डिफरेंस दैट आई फील, दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू हियर, दे यू स्टिल हैव सम लाइफ लेफ्ट, यू स्टिल हैव अपॉर्चुनिटीज. तो आई थिंक होपलेसनेस उतनी नहीं आएगी. हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस में आपने जितनी भी बार कोशिश करी हो तो होपलेसनेस बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई समझाए कि यार अभी तो आधी लाइफ आगे बची है, कोशिश करोगे तो कुछ होगा. बट इस टाइम पर तो अब तो सब एज निकल गई ना, अब बचा ही क्या है, इस एज में क्या ही कर लोगे, अब तो हो गया, अब पूरी लाइफ निकल गई. सो यू आर जस्ट लुकिंग बैक टू इट. मिड लाइफ में यू आर डूइंग टूवर्ड्स इट एंड नॉट गेटिंग एनीथिंग. यहां पर यू हैव ऑलरेडी डन, आपकी वो काम करने वाली चली गई एज, यू आर जस्ट लुकिंग बैक टू इट, और आप उसको एज अ स्टोरी देख रहे हो कि मैंने किया क्या है लाइफ में. दैट इज द डिफरेंस दैट आई फील एग्जिस्ट. ठीक है. सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ विजडम. अगर सक्सेस मिलती है तो एक विजडम वाली फीलिंग आती है. Wisdom enables a person to look back on their life with a sense of closure and completeness. So yeah, closure वाली feeling आती है, complete वाली feeling आती है कि closure मिल गया. And usually अगर ऐसे में फिर death होती है तो मतलब it is without fear. You accept death कि हाँ अब तो सब कर लिया life में. Wise people are not characterized by a continuous stage of ego integrity, but they experience both ego integrity and despair. So ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ईगो इंटेग्रिटी होती है, कई बार डिस्पेयर वाली भी फीलिंग आती है कि यार यहाँ पे शायद मैं बेहतर कर सकता था या यहाँ पे कमी रह गई. बट विजडम या वाइजनेस उसी चीज को कही जाएगी कि आपने दोनों में बैलेंस बना लिया. Thus, late life is characterized by both integrity and despair as alternating states that need to be balanced. Again, you have to balance between both the polars. ठीक है. अब एक ब्रेक के बाद I will start with Sullivan's theory of personality. Okay, so now we have Sullivan's theory of personality. So the full name is Harry Stack Sullivan, and he gave the theory of personality, which is also known as the interpersonal theory of personality or psychiatry. The interpersonal theory of psychiatry views personality as the relatively enduring pattern of recurrent interpersonal situations which characterize a human life. तो इनका व्यू पर्सनालिटी का जो था उसका मेन फोकस था हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पर. हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनसे हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमारी लाइफ को, हमारी पर्सनालिटी को कैरेक्टराइज करता है. ये सलिवन का मानना था. सो ही सेड दैट हमारे इंटरपर्सनल सिचुएशंस में जो पैटर्न्स होते हैं बिहेवियर के, विच आर एंड्योरिंग इन नेचर, comparatively enduring in nature, that characterize a person's life and personality. He works on the assumption that personality cannot be isolated from interpersonal situation, and one can view personality as interpersonal behavior only. तो इनका assumption ये था कि पर्सनालिटी को आप इंटरपर्सनल सिचुएशन से आइसोलेट कर ही नहीं सकते. मतलब कि अगर पर्सनालिटी है सो इट इज नथिंग विदाउट इंटरपर्सनल सिचुएशंस. आप नहीं हटा सकते उसको इसमें से, और आप पर्सनालिटी को सिर्फ और सिर्फ इंटरपर्सनल बिहेवियर के बेसिस पर समझ सकते हो. यू कैन व्यू द पर्सनालिटी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर ऑल्सो.
So he said that from the very first day of our life, so when we are born, from that very day, we are a part of an interpersonal situation and remain a member of a social life throughout our life. So जब से हम पैदा होते हैं तब से throughout our whole life we are a part of a interpersonal situation and we do remain a member of a social life. We have a social life till we die. He did not deny the importance of heredity and maturation in forming and shaping the organisms, but believed that social interactions make us distinctly humans. So इन्होंने ये डिनाई नहीं किया कि हाँ हेरिडिटी और मैच्योरेशन का भी कुछ इम्पोर्टेंस होता है. इन्होंने उसके इम्पोर्टेंस को भी माना कि हाँ वो हमें शेप करता है, हम कैसे हैं, कैसे बिहेव करेंगे, बट जो चीज हमें डिस्टिंक्टली ह्यूमंस बनाती है वो है हमारे सोशल इंटरेक्शंस. दिस इज व्हाट सलिवन बिलीव्ड. So he gave this theory of structure of personality. He insisted that personality is hypothetical, or you can say an illusion. It is hypothetical. It is an abstract term, not a concrete thing, and it cannot be studied apart from interpersonal situations. So आप interpersonal situation से हटा करके इनको नहीं समझ सकते. Hence, one should study interpersonal functions rather than the personality itself. इसलिए हमें personality को पढ़ने के लिए personality को नहीं, interpersonal functions को पढ़ना चाहिए. Personality organization consists of interpersonal events, not the intrapsychic ones. So you can say Freud के एंटी चल रहा है यहाँ पर. इन्होंने कहा इंटरपर्सनल चीजों को पढ़ो पर्सनालिटी समझने के लिए, इंट्रासाइकिक नहीं. अंदर क्या चल रहा है, अनकॉन्शियस में का क्या चल रहा है, उससे हट करके इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर के इंटरेक्शंस कैसे हैं, क्या फंक्शन सर्व हो रहे हैं हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, उनको पढ़ो. पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली समझ में आएगी. और the personality only manifests itself when a person is behaving in relation to one or more individual. तो अंदर क्या चल रहा है वो तो अंदर चल रहा है, that is not personality. पर्सनालिटी मैनिफेस्ट कब करती है खुद को, जब हम दूसरों के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, हाउ वी आर बिहेविंग विद अदर पीपल इन डिफरेंट सिचुएशंस. दैट इज हाउ अ पर्सनालिटी manifests itself in a person with our behavior. He even said that these people may or may not be real. So उनका ये भी मानना था कि जिन लोगों से हम इंटरैक्ट कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि ये लोग रियल ही हों. These can be in our imaginations only, and how we interact with these imaginary people in our life. These can be non-existent figures like an ancestor or a yet-to-born descendant or even a fictional character. He nonetheless asserted that personality is a dynamic center of various processes that occur in a series of interpersonal field. So इन्होंने कहा कि personality एक dynamic center होता है. It is a center जहाँ से बहुत सारे ऐसे processes होते हैं जिनसे हम interpersonal field में काम कर पाते हैं, function कर पाते हैं. He named and conceptualized some of these processes. तो ये जो various processes हैं उनमें से 3 mainly इन्होंने name किए थे: dynamisms, personifications and cognitive processes. So what are dynamisms? Dynamisms are the smallest unit that can be employed in the study of an individual. तो किसी भी इंडिविजुअल को स्टडी करने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट जरूरी है, दैट इज द डायनेमिज्म. He defined dynamisms as a relatively enduring pattern of energy transformations. So energy कैसे transform होती है एक individual के अंदर, उसका enduring pattern which recurrently characterize the organisms in its duration as a living organism, जो कि हमें characterize करता है throughout our lives. That is dynamism. So this, I know definition is a bit confusing, but concept क्या है वो यहाँ पर अच्छे से explained है. Energy transformation is any kind of behavior. Dynamism energy transformation का एक pattern है, और energy transformation क्या है? It is a kind of behavior which can be overt or covert. By overt we mean behavior, talking, and covert we mean thinking. मैं class ले. And by covert we mean thinking.
Since dynamism is a pattern of behavior, it is like a habit. क्योंकि dynamism जैसे कि definition में लिखा है कि it is a enduring pattern of energy transformations. Energy transformations are behavior. So patterns of behavior are basically like habits, the things that we do repetitively. A new feature may be added to the existing pattern without changing it, unless it is significantly different from the other features of pattern. यानी कि existing जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिहेवियर है, हैबिट है, उसमें एक नई चीज भी ऐड करी जा सकती है विदाउट चेंजिंग इट, अनलेस इट इज मतलब बिना उसको चेंज करे आप अपनी हैबिट में एक नई चीज इंक्लूड कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस वो बिल्कुल ही डिफरेंट पैटर्न हो. अगर डिफरेंट ही होगा बिल्कुल तो फिर शायद आपको हैबिट चेंज करनी पड़ जाए, लेकिन यूजुअली अगर सिमिलर काइंड ऑफ हैबिट्स हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हो. The dynamisms that are distinctively human in character are those that characterize one's interpersonal relationships. So, वो dynamisms जो distinctively human होते हैं कैरेक्टर में और हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को स्पेसिफाई करते हैं, उनको कैरेक्टराइज करते हैं. जो डायनेमिज्म्स डिस्टिंक्टिवली ह्यूमन होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से, मैं इसको हिंदी में ही नहीं बोल पा रही हूँ. जो डायनेमिज्म्स ह्यूमन होते हैं कैरेक्टर में डिस्टिंक्टिवली, ये वो होते हैं जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से कैरेक्टराइज होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड अफ्रेड ऑफ स्ट्रेंजर शोज द डायनेमिज्म ऑफ फियर. सो अगर कोई इंसान स्ट्रेंजर्स से मतलब हर बार स्ट्रेंजर्स से इंटरेक्शन करने में कोई बच्चा अगर डर रहा है तो दिस शोज कि उसमें डायनेमिज्म ऑफ फियर है, यानी कि देयर इज अ हैबिट ऑफ फियरिंग स्ट्रेंज पीपल या indifferent people. Dynamism continue any habitual attitude, behavior or feeling towards one or more person. So dynamism में हमारे habitual attitudes आ सकते हैं, behavior आ सकते हैं और feelings भी आ सकती हैं. The dynamism employs a particular zone of the body like mouth, hands, anus, etc. to interact with other individuals. So यहाँ पर you can see कि फ्रॉइड की थ्योरी से थोड़ी सी सिमिलैरिटी है कि क्योंकि कि जो डायनेमिज्म है वो एक हमारी बॉडी के पर्टिकुलर जोन से, ये जो हैबिट है ये किसी ना किसी एक जोन से निकलेगी, विच कैन बी माउथ, विच कैन बी हैंड्स, विच कैन बी एनस और एनी बॉडी पार्ट फॉर से. ठीक है. और इन्हीं की हेल्प से भी इंटरेक्ट विद अदर इंडिविजुअल्स. ये जो जोन्स होती हैं बॉडी की हमारी, इनमें एक रिसेप्टर अपैरेटस होता है जिससे हम स्टिमुलस लेते हैं. सो यू कैन से जो हमारे सेंसरी वो हैं जो स्टिमुलस ले रहे हैं, दे आर रिसेप्टर अपैरेटस. एंड जैसे हम एक्शन कर रहे हैं, सो जिस भी जोन से हम एक्शन कर रहे हैं वो हमारे अफेक्टर अपैरेटस हो गए. मोस्ट डायनेमिज्म सर्व द पर्पस ऑफ सैटिस्फाइंग द बेसिक नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सो ज़्यादातर डायनेमिज्म्स वो होते हैं जो हमारी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने का उनका मेन पर्पस होता है. An important dynamism that develops as a result of anxiety is called the dynamism of self or the self system. So एक बहुत important dynamism की बात करी है सलिवन ने, जो एंजाइटी की वजह से फॉर्म होता है और इसका नाम है द डायनेमिज्म ऑफ सेल्फ, या फिर यू कैन ऑल्सो से द सेल्फ सिस्टम. सो सेल्फ सिस्टम क्या है? To avoid or minimize actual or potential anxiety, people adopt various types of protective measures and supervisory controls over their behavior. So, अभी जो anxiety हो रही है या फ्यूचर में जो हो सकती है, सो पोटेंशियल है किसी अगर सिचुएशन में एंजाइटी क्रिएट करने का, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लोग कुछ अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर्म करते हैं और अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्न्स टू कन्फर्म टू पेरेंट्स विशेस टू अवॉइड पनिशमेंट. सो पनिशमेंट नहीं चाहिए क्योंकि पनिशमेंट कैन क्रिएट एंजाइटी. सो इस वजह से जो बच्चा है, द चाइल्ड लर्न्स टू कन्फर्म टू द पेरेंट्स विशेस. पेरेंट्स की सारी बात मान जानी है. क्यों?
क्योंकि पनिशमेंट को अवॉइड करना है, उस फियर से, उस एंजाइटी से एस्केप करने के लिए। ये जो मेजर्स होते हैं ये मिलकर हमारा सेल्फ सिस्टम बनाते हैं। अब जो हमारा सेल्फ सिस्टम होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, द गुड मी सेल्फ, द बैड मी सेल्फ एंड द नॉट मी सेल्फ। गुड मी सेल्फ है जो हमारे कुछ बिहेवियर्स को सैंक्शन करता है। जो चीज़ें अच्छी हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जो चीज़ें मुझे पोटेंशियल या एक्चुअल एंजाइटी से बचाएंगी, जिनसे मैं सोसाइटी में कंफर्म कर पाऊंगा, वो मेरा गुड मी सेल्फ है, उनको एक्सेप्ट कर लिया। हमारे अंदर जो हमारा एक्सेप्टेड पार्ट होता है दैट इज द गुड मी सेल्फ। हमारे वो बिहेवियर्स जिनको हम फॉरबिड करते हैं या जिनको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, दैट आर द बैड मी सेल्फ। एंड कुछ ऐसे हमारे आइडियाज, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स जो हमें लगता है कि यार ये कितना डिस्गस्टिंग है, छी, वो जो डिस्गस्टिंग वाली फीलिंग होती है ना, वो हमारा नॉट मी सेल्फ होता है, मतलब ये तो हम है ही नहीं। So we totally forbid that part of us. Sullivan employed the term selective attention for the unconscious refusal to attend anxiety-generated feelings and events. Sullivan ने एक selective attention का term दिया था। Selective attention हम attention and perception में भी पढ़ते हैं, but that is different from this. Sullivan ने ये बोला था कि सिलेक्टिव अटेंशन मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, बट हम कुछ ही चीज़ों पर सिलेक्टिवली अटेंड करते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। सो फॉर सलिवन ही बिलीव्ड दैट ये इसीलिए होता है क्योंकि हम अनकॉन्शियसली उन चीज़ों को रिफ्यूज करते हैं। वी रिफ्यूज टू अटेंड दो स्टिमुलस दैट मे क्रिएट और जनरेट फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी। हमारे आसपास ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो एंजाइटी क्रिएट कर सकती हैं, वी अनकॉन्शियसली, मतलब जानबूझ के नहीं, डेलिबरेटली नहीं, अनजाने में, वी रिफ्यूज टू अटेंड दीज स्टिमुलस। बाकी जिन पे फोकस गया वो हमारे सिलेक्टिवली अटेंड हो गए। ये फ्रॉइड के जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, या फिर कार्ल रॉजर ने जो मॉडल ऑफ सेल्फ डिफेंस दिया था, यू विल स्टडी दिस इन दिस यूनिट, in this module, these selective attention is similar to those defense mechanisms. Now dynamism के बाद second thing was personifications. It is an image that an individual has of him or herself or of another person. एक individual की क्या image है अपनी खुद की और दूसरे लोगों की, that is personification. It grows out of experiences of need satisfaction and anxiety and is a complex of feelings, attitudes and conceptions. हमारे नीड सेटिस्फैक्शन और एंजाइटी से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे हमारी इमेज बनती है खुद के लिए और दूसरों के लिए। Any interpersonal relationship that involves satisfaction of needs builds up a favorable picture of the person. तो वो यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पर हमारी नीड सेटिस्फाई हुई हैं, हमारी एंजाइटीज रिजॉल्व हुई हैं, जो हमें चाहिए था वो हमें मिला है, मतलब अनकॉन्शियसली जो हम चीज़ें चाहते हैं वो हमें मिली हैं, हमारी नीड सेटिस्फैक्शन हुआ है, तो हमारी उन लोगों की एक फेवरेबल पिक्चर बन जाती है हमारे माइंड में। सो वी फेवर दोज पीपल, उनका पर्सोनिफिकेशन एक पॉजिटिव वे में होता है। ऑन दी अदर हैंड, कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स अगर हमारी लाइफ में कोई नया दोस्त बना या कुछ भी, जिनसे हमारी नीड सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाया, ठीक है, या फिर एंजाइटी रिजॉल्व नहीं हुई, एंजाइटी बढ़ गई, सो ऐसे लोगों की हमारे माइंड में एक अनफेवरेबल पिक्चर बन जाती है, नेगेटिव पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। These personifications influence one's attitude towards other people also. So ये personification जो होते हैं, ये हमारा और सिमिलर लोगों की तरफ भी एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं। So for example, a child who personifies his or her father as a mean and dominating man may project the same attitude towards other older men. So अगर मेरा व्यू अपने फादर की तरफ ये है कि मेरे फादर इज अ वेरी मीन एंड डोमिनेटिंग मैन, तो मुझे क्या लगेगा कि इस एज के ओल्डर मैन जितने भी लोग होते हैं वो सारे एक ही जैसे होते हैं। वो एक बहुत फेमस है ना कि सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं, ये वही एग्जाम्पल है बिल्कुल, ठीक है। सो मेरा पर्सोनिफिकेशन अगर एक पार्टनर की तरफ ऐसा है तो सारे ही लड़के ऐसे होते हैं।
Personifications are sometimes shared by a number of people, known as stereotypes, that have wide acceptance among members of the same group. कई बार ये personification share हो सकते हैं among a culture. So बहुत सारे लोगों का एक similar kind of personification हो सकता है towards a specific group. These are known as stereotypes. और एक group के लोग इसको widely इन stereotypes को accept करते हैं. Now the third part was cognitive processes. Sullivan gave a threefold classification of the experiences to describe cognitive processes. तो उन्होंने सलिवन ने ये बोला था कि जो हमारे cognitive processes होते हैं वो हमारे experiences में threefold way में present होते हैं. He said experiences occur in three modes. The first is prototaxic, the discrete series of momentary states of the sensitive organism. So एक organism की momentary state की discrete series जो होती हैं that are prototaxic in nature. This is found in pure form during the early months of our life and is a necessary precondition for the development of the next two modes. तो उन्होंने ये बोला था कि ये हमारे बचपन में फॉर्म होती हैं और उस टाइम पर प्योर फॉर्म में मिलती हैं एंड बाकी दोनों मोड्स को डेवलप करने के लिए इट इज़ अ फाउंडेशन, इट इज़ अ प्री कंडीशन. तो अगर प्रोटोटैक्सिक नहीं है, अगर मोमेंटरी स्टेट्स का एक डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, तो बाकी जो दोनों लेवल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे. द सेकेंड इज पैराटैक्सिक. These consist of seeing casual relationships between events and occur about the same time, that occur about the same time but are not related. So दो casual चीजों के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना जिनमें जो एक्चुअली रिलेटेड नहीं है, दैट इज पैराटैक्सिक. सो सुपरस्टिशंस ना, मान लो आज मेरे सामने से एक बिल्ली ने रास्ता काटा था और आज ही मेरे घर पे मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो गई. दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है बट एक रिलेशनशिप मैंने एस्टैब्लिश कर लिया. सो जो हमारे सुपरस्टिशंस होते हैं ये पैराटैक्सिक ही होते हैं नेचर में. ठीक है, दो अनरिलेटेड चीजों के बीच में एक रिलेशनशिप बना लेना बिकॉज दे आर अकरिंग एट द सेम टाइम. द लास्ट इज सिंटैक्सिक. These are consensually validated symbol activity, especially of a verbal nature. It has been agreed upon by a group of people having a standard meaning. यानी कि कोई verbal nature वाली activities, specially verbal nature वाली, जो consensually यानी कि एक group में validated हैं कि हाँ इसका मतलब ये है. ठीक है, so एक ग्रुप में एक स्टैंडर्ड मीनिंग बन जाता है इसका. ठीक है, सो अगर मैं अपनी फिस्ट बंद करके थम्स मतलब बेसिकली थम्स अप वाला सिग्नल दे रही हूँ तो इट हैज अ वैलिडेटेड मीनिंग दैट इट मीन्स गुड टू गो और गुड और वेल डन. सो इट हैज अ वैलिडेटेड मीनिंग ऑफ इट. दैट इज हाउ आवर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग वर्क्स. सॉरी, दिस इज हाउ आवर कॉग्निशन प्रोसेसेस. जार्गन्स, हाँ, अगर सेम मीनिंग फॉलो हो रहा है थ्रू आउट द ऑफिस, हाँ, सो इट कैन बी. हाँ, वैलिडेटेड मीनिंग है उसका, एक सिंबल्स हैं, वर्बल नेचर में है या सिंबल हैं जिनका एक वैलिडेटेड मीनिंग है अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और कल्चरल सेटिंग. तो या इट कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस सिंटैक्सिक. ठीक है, jargons are okay, can come under this category. The dynamics of personality. Sullivan, like some other theorists, conceived personality as an energy system which consists of activities that help in reducing tension. तो फिर सलिवन ये मानते थे कि पर्सनालिटी एक एनर्जी सिस्टम होता है और हमारी ये जो पर्सनालिटी होती है इसमें देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज दैट वी डू टू रिड्यूस टेंशन. He said that there is no need to add mental to this energy system and tensions. तो उन्होंने कहा कि ये जो mental वाला term होता है ये इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है. So according to him, there are two main sources of tension.
The first is tensions that arise from the needs of an organism and tensions arising as a result of anxiety. So tensions एक organism में दो reason की वजह से आ सकती है. The first is कि need satisfaction नहीं हो रहा, हमारी needs की वजह से जो tension होती है हमारी हमें that is the first source, and the second source is कि anxiety हो रही है किसी चीज को लेकर के, that is tension. Anxiety is the experience of tension resulting from real or imaginary threats to one's security. So इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एंजाइटी को ऐसे एक्सप्लेन किया कि इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ टेंशन जो किस वजह से होता है, अपनी सिक्योरिटी को लेकर के रियल या इमेजिनरी थ्रेट जो है, दैट इज एंजाइटी. Although severe forms of anxiety are harming, a little anxiety is informative in nature. तो फिर उनका ये मानना था कि जैसे कि स्ट्रेस और स्ट्रेस को बोलते हैं ना कि you stress, a little amount of stress is good for you, it is you stress because it gives you motivation to do something. Similarly इनका मानना था कि a little amount of anxiety is important. Why? Because it is informative in nature. वो हमें कुछ information देती है. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इनका ये मानना था कि हम काम करते हैं तो हमारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है. ये जो वर्क की बात कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ये मेंटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है. सो हम फिजिकल लेवल पे काम कर रहे हैं या मेंटल लेवल पे काम कर रहे हैं, सो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हैपन. Sullivan did not believe in instincts for motivation, rather he believed that it is a result of interaction. So उन्होंने ये बोला कि जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं उन पर ये बिलीव नहीं करते थे सलिवन, और उन्होंने कहा कि हमारी मोटिवेशन इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद पीपल अराउंड अस. जो हम इंटरैक्ट करते हैं उसकी वजह से हमें मोटिवेशन आता है, रादर इंस्टिंक्ट्स की वजह से. द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, he viewed personality growth as more of socio-psychological in nature. So as you can see यहाँ पर interpersonal पे बहुत ज़्यादा फोकस है. so इसीलिए इनके लिए पर्सनालिटी ग्रोथ का मतलब पर्सनालिटी ग्रोथ का जो नेचर है दैट इज सोशियो साइकोलॉजिकल इन नेचर. सो एक सोशल लेवल पर ग्रोथ होती है हमारी पर्सनालिटी की और साइकोलॉजिकल लेवल पर होती है. He was of the opinion that social influences run counter to the biological needs of a person and have detrimental effects on the personality. तो इनका ये ओपिनियन था कि हमारी जो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं किसी भी इंसान की, किसी ऑर्गेनिज्म की जो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, उसके काउंटर में हमारे सोशल इन्फ्लुएंसेस चलते हैं, हमारी इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस चलते हैं, और इनका एक इफेक्ट होता है हमारी पर्सनालिटी पर. सलिवन ने 6 स्टेजेस दी थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, और इनको हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं. द फर्स्ट इज इन्फेंसी, सेकंड इज चाइल्डहुड, थर्ड इज जुवेनाइल, फोर्थ इज प्री एडोलेसेंस, fifth is early adolescence, and sixth is late adolescence. So infancy is from 0 to 2 years of age. Significant relationship is the mother or the person who has taken over the role of a mother. So किसी जैसे बहुत सारे लोग जो उनकी दाई माँ होती है ना, उनको बहुत मानते हैं. सो बेसिकली जो एक मदर फिगर वाली होती है. इंटरपर्सनल प्रोसेस होता है यहाँ पे टेंडरनेस, और इंपॉर्टेंट लर्निंग्स होती हैं गुड मदर, बैड मदर, एंड गुड मी, बैड मी. द सेकेंड स्टेज इज चाइल्डहुड विच इज फ्रॉम 2 to 6 years of age. द सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप इज विद पेरेंट्स. द इंटरपर्सनल प्रोसेस एट दिस स्टेज इज प्रोटेक्ट सिक्योरिटी थ्रू इमेजिनरी प्लेमेट्स, यानी कि अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स के हेल्प से, इमेजिनरी प्लेमेट्स की हेल्प से अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना. इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे सिंटैक्सिक लैंग्वेज होती है जो अभी हमने पढ़ी थी, ठीक है, जो सिंबल्स या वर्बल लैंग्वेज जिनका एक वैलिडेटेड मीनिंग होता है, वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लर्निंग प्ले करता है. Then there is juvenile era which is from 6 to 8.5 or 9 years old. Equal स्टेटस के, इक्वल एज के जो प्लेमेट्स होते हैं, दे आर द सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स एट दिस स्टेज. द इंटरपर्सनल प्रोसेस दैट इज इंपॉर्टेंट हियर इज ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ पीयर्स, यानी कि अपने सिमिलर एज के बच्चों के साथ खेलना कूदना, उसकी तरफ ओरिएंटेशन, दैट इज द इंटरपर्सनल प्रोसेस दैट हैज अ मेन फोकस हियर.
यहाँ पर इंपॉर्टेंट लर्निंग इज कंपटीशन, कॉम्प्रोमाइज एंड कोऑपरेशन, यानी कि दूसरों से कॉम्पीट करना, दूसरों के कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करके चलना, और एक कोऑपरेशन में, एक टीम वर्क में काम करना। ये 3 लर्निंग्स इस एज पर इंपॉर्टेंट होती हैं। देन देयर इज प्री एडोलेसेंस वाली स्टेज विच इज फ्रॉम 8.5 years to 13 years। यहाँ पर सिंगल चम इज बेसिक मेन फ्रेंड, ठीक है, या सिग्निफिकेंट अदर बहुत ज्यादा जिससे हो, वो बेस्ट फ्रेंड वाला होता है ना, वो वाला, ठीक है। The interpersonal process here is intimacy, and the important learning is affection and respect from peers। अपने similar age group वाले लोगों के साथ affection होना और एक respect मिलना उनसे। Then there is early adolescence, which is from 13 to 15 years, and the significant relationship is with several chums। So यहाँ पर वो friend circle थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। यहाँ पर इंटरपर्सनल प्रोसेस है इंटिमेसी एंड लस्ट टुवर्ड्स डिफरेंट पर्सन्स, लोगों की तरफ, किसी किसी के केस में ऑपोजिट सेक्स की तरफ, किसी किसी केस में सिमिलर सेक्स के टुवर्ड्स इंटिमेसी और लस्ट की फीलिंग्स होना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है कि इस लस्ट को बैलेंस कैसे करना है, इंटिमेसी को अपनी कैसे बैलेंस करना है, और कैसे अपने आप को सिक्योर रखना है from the world। The last is late adolescence, which is 15 and above। यहाँ पर significant relationship is with the lover। यहाँ पर intimacy और lust का एक fusion होता है, that is the main interpersonal process in this relationship। And the important learning here is discovery of self and the world outside of self। मतलब अपने से बाहर क्या दुनिया है उसको डिस्कवर करना, और खुद को डिस्कवर करना, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट लर्निंग एट दिस स्टेज। फिर इन्होंने डेवलपमेंट के कुछ डिटरमाइनर्स दिए थे। सलिवन एक्सेप्टेड दैट ट्रेनिंग कैन नॉट बी इफेक्टिव until maturation has laid a groundwork। तो वो ये बोल रहे थे, मतलब डेवलपमेंट की बात अगर की जाए, कि आप कितनी भी ट्रेनिंग करा लो, जब तक बॉडी एक सर्टेन लेवल के टाइप की स्किल्स डेवलप करने के लिए तैयार नहीं हुई है, यानी कि बॉडी उतनी मेच्योर नहीं हुई है कि उस ट्रेनिंग को एज अ स्किल डेवलप कर सके, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो जब तक मेच्योरेशन एक ग्राउंड वर्क ना बना दे, तब तक नो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग कैन बी इफेक्टिव। सो फॉर एग्जाम्पल, जब तक एक बच्चे की बॉडी, उसकी बोन्स, उसकी मसल्स एक सर्टेन पॉइंट तक डेवलप नहीं हो गई होती है, एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट नहीं आ गया होता, तब तक आप उसको कितना भी चलना सिखा लो, नहीं सीख पाएगा वो चलना। सो जब बेसिकली ये बात है कि जब तक बोन्स इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है पैरों की कि वो बॉडी का वजन उठा सकें, तब तक आप कितना भी चलने की कोशिश करवा लो, नहीं चलेगा बच्चा, ठीक है। Hence, heredity and maturation provide a biological substratum for the development of personality। तो उनका ये मानना था कि heredity और maturation एक biological substratum provide करते हैं हमको, जिससे हमारी personality develop हो पाती है। The culture operates through a system of interpersonal relations to manifest the abilities and actual performances। तो जो हमारा आसपास जो हमारा कल्चर होता है, वो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, हमारी एबिलिटीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, इट ऑपरेट्स थ्रू अ सिस्टम एंड वी डू द एक्चुअल परफॉर्मेंस। Through this, an individual reaches the goal of anxiety reduction and need satisfaction। इन्हीं से हम anxiety reduction और need satisfaction के goal को reach कर पाते हैं। The first educative influence of a child is to discriminate between increasing and decreasing tension and guide behaviors towards decreasing tension। मतलब यहाँ पर एक बच्चा डिस्क्रिमिनेट करना सीख पाता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेंशन क्या है, उनके बीच में कैसे डिस्क्रिमिनेट करना है, और अपने बिहेवियर को गाइड करना टुवर्ड्स डिक्रीजिंग टेंशन। The second educative force is that of trial and error along with rewards and punishments।
यहाँ पे फिर सेकंड एजुकेटिव फोर्स हमारे लिए क्या होता है, ट्रायल और एरर का मतलब कोशिश करके देखना, गलती हो गई तो फिर दूसरी चीज ट्राई करना, और साथ में किस चीज के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, किस चीज के लिए पनिशमेंट मिल रही है, ये सब हमारा सेकंड एजुकेटिव फोर्स होता है. He believed that personality doesn't set at an early age. It rather changes as new interpersonal situations arise. उनका मानना था कि हमारी पर्सनालिटी एक बहुत छोटी एज पर सेट नहीं हो जाती है, रादर हमारे अलग अलग इंटरेक्शंस के साथ इट कीप्स ऑन चेंजिंग. This happens because an organism is highly plastic and malleable. Through forward thrust of development dominates, but although क्या बोल रही हूँ मैं, although forward thrust of development dominates, but intolerable anxiety, pain and failure can result into regression. यानी कि although हमारा डेवलपमेंट एक आगे की तरफ होता है, लेकिन अगर बहुत ही इंटॉलरेबल एंजाइटी है, पेन है या फेलियर है तो रिग्रेशन हो जाता है. नाउ व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन इज अभी की लाइफ अगर पसंद नहीं है तो पहले की एक पास्ट की लाइफ, एक पास्ट का फेज ऑफ लाइफ या स्टेज ऑफ लाइफ जो ज्यादा डिजायरेबल थी उसमें फिक्सेट हो जाना, दैट इज रिग्रेशन. तो वो बोल रहे हैं कि ऑल्दो हम एक आगे के डेवलपमेंट की तरफ हर इंसान फोकस्ड होता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी है, बहुत ज्यादा पेन है या फेलियर है तो रिग्रेशन भी हो सकता है. ठीक है,